और ईरान इस पे डोमिनेंस करता है, जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है, जो कभी झुकता नहीं है। सोचिए, आप एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ एक गलत डिसीजन, एक गलत मिसाइल लॉन्च या एक गलत पॉलिटिकल मूव आपको एक वॉर में डाल सकता है। और इस डेंजरस सिचुएशन में खड़े हैं दो देश। पहला यूएसए, जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है, और दूसरी तरफ खड़ा है ईरान, जो कभी झुकता नहीं है, जो सालों के प्रेशर के बावजूद भी झुकने को रेडी नहीं है। अब सोचो, ये राइवलरी सिर्फ आज की नहीं है, ना ये मिलिट्री पावर की बात पे है। इसके अंदर छिपा है ऑयल का राज, रिलीजनल रेवेंज और तो और ईगो का रेवेंज। अगर तुम रियल में समझना चाहते हो कि आज मिडल ईस्ट इतना अनस्टेबल क्यों है, तो ये कहानी शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर, माइंड बिहाइंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये बात है 1953 की, जब ईरान टेक्निकली बहुत ही स्टेबल था, लेकिन उसकी सबसे वैल्यूएबल चीज़ ऑयल उसके कंट्रोल में नहीं थी। ब्रिटिश कंपनीज, स्पेशली एंग्लो इरानियन कंपनीज, जो कि ईरान के पूरे ऑयल को कब्जा करे हुए रखती थी, मतलब कि उसको पूरा कंट्रोल करती थी, और ईरान को उसका एक फेयर शेयर भी नहीं देती थी। और यहाँ एंट्री होती है एक लीडर की, मोहम्मद मुसद्दिक की। सोचो, अगर तुम अपने घर पर एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स को इम्प्लांट करते हो और उस रिसोर्स को तुम्हारे अलावा पड़ोसी उसका यूज़ उठा रहे हैं, तुम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? मोहम्मद मुसद्दिक भी नहीं बैठा चुप। उन्होंने उस टाइम का ईरान के लिए सबसे बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि अब ऑयल का पूरा कंट्रोल ईरान पे है, किसी भी ब्रिटिश कंपनी पे नहीं। ये डिसीजन ईरान के लोगों के लिए बहुत ही एक प्राइड मोमेंट था, लेकिन वहीं यूएसए और यूके जैसे बड़े देशों के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज। क्योंकि अगर ईरान इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता तो बाकी मिडल ईस्ट भी ये ट्राई करने का सोचती, और वो भी पूरे ऑयल को खुद कंट्रोल करना चाहती होती, जिससे कि यूएसए और यूके का जो है इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट से पूरी तरह से गायब हो जाता। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है हिडन पावर गेम। CIA और ब्रिटिश कंपनीज ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन में प्रोटेस्ट किए गए, बहुत ही धरने दिए गए और नारे वगैरह लगाए गए, जिससे कि मुसद्दिक को पावर से हटा दिया गया। और यही एग्जैक्टली यूएसए और ब्रिटिश कंपनियां चाहती थी। और वापस लाया गया शाह ऑफ ईरान को, जो कि पूरी तरह से एक प्रो अमेरिकन था, यानी कि वो अमेरिका के कहे अनुसार ही चलता था, अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाता था, यानी कि वो सिर्फ यूएसए का एक मोहरा था। उस समय यूएसए के लिए ये एक पॉलिटिकल मूव था, लेकिन ईरान की आम जनता के लिए नहीं, उनके लिए ये था एक बिट्रेल, बहुत ही बड़ा बिट्रेल। और यही वो एक मूव था, या फिर हम कह सकते हैं यही वो एक मोमेंट था जिससे कि ईरान को लोगों को समझ आ गया, अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं 1979 पर। यहाँ पर हमारी स्टोरी एक इमोशनल और एक्सप्लोसिव टर्न लेती है। शाह ऑफ ईरान, जो कि एक प्रो अमेरिकन रूलर था, उसने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस किया ईरान में, जिससे कि ईरान की आम जनता में जो भड़क थी उसके खिलाफ वो और ज़्यादा उठ गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस मॉडर्नाइजेशन के पीछे एक डार्क साइड भी थी। फ्रीडम कम हो गई, ओपोजिशन को दबा दिया गया, जिससे कि आम लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। और इस टाइम पे एंट्री होती है एक रिलीजियस लीडर की, जिसका नाम है आयतोल्ला खोमेनी।
उन्होंने उस टाइम ईरान में चल रही सिर्फ पॉलिटिक्स को ही नहीं समझा, उन्होंने ईरान की आम जनता के इमोशंस को समझा, उन्हें एक आइडेंटिटी दी, उन्हें एक पर्पस दिया और धीरे धीरे प्रोटेस्ट मूवमेंट बन गया और वो मूवमेंट आगे चलकर एक रेवोल्यूशन बन गया जिसे कि ईरान के लोग आज भी याद रखते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी भी आना बाकी था। तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया गया, तो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, दंगे हुए और वहाँ पर मौजूद लोगों यानी कि लगभग रिपोर्ट्स के अनुसार 52 लोग मौजूद थे, उन्हें होस्टेज बना लिया गया। अब सोचिए कि आप एक सबसे पावरफुल देश की एम्बेसी हैं, लेकिन आपके लोग किसी दूसरे देश में होस्टेज बनकर कैद हैं। और ये कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते की बात नहीं, ये चला पूरे 444 दिन। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं था, ये यूएसए का एक वर्ल्ड स्टेज पर ह्यूमिलेशन था और ईरान का इस पे एक मैसेज, अब हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। 1979 में ईरान इंटरनली तो काफ़ी स्टेबल हो चुका था, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा था, वहाँ थी अभी भी टेंशन्स। सन 1980 में इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया और उस समय इराक का लीडर था सद्दाम हुसैन। अब आप सोचिए कि इसका यूएसए से क्या रिलेशन। यूएसए का इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली वो इराक को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आखिर क्यों यूएसए डायरेक्टली वॉर में नहीं आ रहा था और इनडायरेक्टली आ रहा था, और आखिर क्यों वो इराक को सपोर्ट कर रहा था। यूएसए इराक को सपोर्ट इसलिए कर रहा था ताकि वो ये नहीं चाहता था कि ईरान पावरफुल बने और पूरे मिडल ईस्ट पे अपना डोमिनेंस दिखाए। इस वॉर में टैंक्स, मिसाइल ही नहीं बल्कि केमिकल्स भी यूज़ किए गए, जिससे कि लाखों लोग मारे गए, सिटीज़ डैमेज हो गई। गल्फ ऑफ ओमान में यूएसए ने ईरान के शिप्स जो कि ऑयल से लदे हुए थे उन पर अटैक करना चालू कर दिया। मतलब कि ऑफिशियली कोई वार नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली ईरान और यूएसए एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। अब आते हैं मॉडर्न इरा के सबसे डेंजरस वेपन पर, जो है न्यूक्लियर। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ पीसफुल यूज़ के लिए डेवलप कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए का मानना कुछ और ही था। यूएसए सोचता है कि अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गए तो उसका कंट्रोल मिडल ईस्ट से पूरा ख़त्म हो जाएगा और जो मिडल ईस्ट की जो पावर है वो अचानक से चेंज हो जाएगी, जिसके चलते ईरान पर यूएसए ने काफ़ी सेक्शन लगा दिए। सोचो, इकोनॉमी नीचे चली जाती है, आपकी जो कंट्री करेंसी है वो भी गिरने चालू हो जाती है, लोग सफ़र करते हैं, महंगाई अपने पीक पर हो जाती है, तो जनता का सोचिए आप कितना बुरा हाल हो रहा होगा उस टाइम। इसके बाद 2015 में एक नई उम्मीद आई। ईरान ने वर्ल्ड लीडर्स और या वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ एक डील साइन की, जिसमें उसने कहा कि हम सिर्फ न्यूक्लियर वेपन एक लिमिट तक ही यूज़ करेंगे या हम एक लिमिट तक ही डेवलप करेंगे, जिससे कि कुछ टाइम तक शांति रही। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इससे वापस विथड्रॉ कर लिया और टेंशन्स वापस अपने पीक पर चली गई। 2020 एक ऐसा साल जो ऑलरेडी डेंजरस था, इसमें एक और नई चीज़ हुई। और इसी साल एक इवेंट हुआ जिसने कि ईरान और यूएसए के बीच जो तनाव चल रहा था उसको थोड़ा और उकसाया, यानी कि आग में घी थोड़ा और डाला। यूएसए ने अटैक किया, वो भी ईरान के टॉप जनरल पर, जिसका नाम है कासिम सुलेमानी। सोचिए, दिन दिहाड़े एक कंट्री दूसरे कंट्री के टॉप जनरल को मार देती है, तो फिर वार टेंशन कितने पीक पे होगी। वो भी यही था उस टाइम, ये डायरेक्टली एक वार डिक्लेरेशन था। सुलेमानी सिर्फ एक टॉप जनरल नहीं था या फिर मेजर जनरल नहीं था, वो ईरान के लिए एक हीरो था। सुलेमानी के फ्यूनरल में लाखों लोग गए। ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान ने भी रिवेंज लेने का सोचा। उसने भी यूएस के जितने भी बेसिस थे, डिफेंस बेसिस, उन पर अटैक करना चालू कर दिया। पूरी दुनिया को लगी ये वॉर होगी, लेकिन एक मोमेंट पर दोनों ने फुल वॉर को अवॉइड किया। इसका भी एक रीज़न है, दोनों देश ये जानते थे कि अगर ये वॉर हुआ तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा और इससे बाहर निकलना भी, तो इसको अवॉइड करना ही बेस्ट डिसीजन था उनके लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आया
कि इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे कैसे होगा, मतलब कि दो देशों की लड़ाई है, बाकी वर्ल्ड को उससे क्या लेना देना। तो इसका भी एक रीज़न है, एक 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्र में एक छोटा सा रास्ता जिसको नाम दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि पूरी दुनिया को इससे क्या लेना देना, मतलब कि दो देश लड़ रहे हैं तो और किसी देश को कैसे इम्पैक्ट होगा। इसका भी काफ़ी एक सिंपल सा रीज़न है, एक 33 किलोमीटर चौड़ा सी वेज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, जिसके नॉर्थ साइड में है ईरान और साउथ साइड में है यूएई और ओमान। दुनिया का लगभग 20 से 25% ऑयल इसी रूट से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ होता है, और इंडिया का लगभग 60 से 65%। और ईरान इस पे डोमिनेंस करता है, इस एरिया में अपने माइंस नेवी सिस्टम को काफ़ी एक्टिव रखता है, यानी मिलिट्री पावर को इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है इसमें। अब सोचिए कि अगर ये बंद हो जाए, ऑयल लाना रुक जाए, तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री कोलैप्स होगी, जीडीपी डाउन जाएगी, इकोनॉमी डाउन जाएगी, पेट्रोल और डीजल के रेट्स हाई चले जाएंगे, जिससे कि हर एक कंट्रीज पर असर देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से ऑयल के लिए मेजरली गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट होगी। यही कारण है कि यहाँ पर अमेरिका भी अपनी नेवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। आज की डेट में भी ईरान और यूएसए डायरेक्ट वॉर नहीं करते हैं, ये किसी के थ्रू वार करवाते हैं। जैसे कि अभी के प्रेजेंट हालात देखते हैं, ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, इसमें भी यूएसए ने डायरेक्ट इनिशिएट नहीं की वॉर को, वो इजराइल को बैकअप देता रहता है, खुद नहीं आता। यानी कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट इनडायरेक्टली काम करते हैं। यूएसए अपने एलाइज को सपोर्ट करता है और ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को। तो ये थी ईरान और यूएसए की वॉर की कहानी, जो कि सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इफ़ेक्ट करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कभी ख़त्म होगी या एक वर्ल्ड वार 3 का रूप लेगी, मतलब कि एक दिन होगा, सुबह उठेंगे, इधर से ईरान की मिसाइलें आ रही है, इधर से यूएसए की जा रही है, क्या ऐसा होगा, या फिर ये ठीक है सॉर्ट हो जाएगा मामला। ये तो सिर्फ फ्यूचर डिसाइड करेगा, या वो दोनों कंट्री खुद डिसाइड करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभिषेक, और देखते रहिए माइंड बिहाइंड। थैंक यू।